बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अब तमाम हजरात का फिर एक बार खैर मकदम करता हूँ अपने बिल्कुल ही ख़ास प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते में। जी हाँ नाजरीन, ये बात याद रखें कि लर्निंग इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। और इल्म हासिल करना ये हर इंसान का फ़रीज़ा है। इसलिए कुरान मजीद में भी जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई वो थी इक़रा, पढ़ो। पढ़ना यानी हम ये कह सकते हैं लर्निंग, ये पढ़ाई स्टार्ट होती है शिकम मादर से लेकर आगोश कब्र तक। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस दैट नेवर स्टॉप्स। और इसी प्रोसेस को हम ये कह सकते हैं बढ़ावा देता है JRF, विच मीन्स जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये है क्या, किस तरह से इस लर्निंग के प्रोसेस को ये बढ़ावा देता है, और इन तमाम बातों पर मजीद रोशनी डालने के लिए इस वक्त हमारे साथ चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर SM रज़ा साहब। आइए हम अपने स्टूडियो में उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, और तमाम स्टूडेंट और उनके पेरेंट को अस्सलामुन अलैकुम। फिर से वेलकम है आपका इस प्रोग्राम में, और आज एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। जी जी हमने ये देखा कि आजकल ख़बरों में जब हम बात करते हैं JRF की, तो ऑल इंडिया रैंक 1, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा हम ये कह सकते हैं पोजीशन नहीं है, और इस मकाम तक पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है जो कि अनम ज़फ़र साहिबा ने की है। तो हम ये जानना चाहते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बिलोंगिंग फ्रॉम अ रूरल एंड अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड, किस तरह से स्टूडेंट्स एक इफेक्टिव तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्जामिनेशंस के लिए। चैनल विन की तरफ से और मेरी तरफ से अनम ज़फ़र को बहुत सारी मुबारकबाद। आप जैसे बच्चे ही कौम के लिए एक मशअल राह हैं, एक रोल मॉडल हैं। जैसे आपने बताया, थोड़े दिन पहले मेरी बात भी हुई, और इस प्रोग्राम के पहले भी मैंने उनसे फ़ोन पे गुफ्तगू किया। आप बिहार से, एक दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ, चंदनपट्टी एक कस्बा है, वहाँ से आप बिलोंग करती हैं। और जब मेरी बात हुई तो मैं भी बड़ा मुतासिर हुआ। बड़ी ही एक फाइनेंशियल बहुत बैकग्राउंड आपका बड़ा वीक रहा। आप एक बहुत छोटी फैमिली से आप बिलोंग करती हैं, और देखें शादी होने के बावजूद आप अभी आजकल हैदराबाद में हैं अपनी फैमिली के साथ, और शादी के बाद आपने पढ़ाई को कंटिन्यू किया और इतना बड़ा कारनामा आपने अंजाम दिया। दो चीज़ें यहाँ पे बड़ी मुझे जो मुतासिर करती हैं वो ये है, जब आप बच्चों से मिलेंगे तो आप ये पाएंगे कि बहुत सारे बच्चे ये कहते हुए मिलेंगे कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है जी, इस वजह से हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है। लेकिन इस बच्ची को आप देखें कि इसकी मदर ने इसकी पूरी परवरिश की है। वालिद साहब फैमिली से अलग हो चुके थे, वालिदा ने इनकी परवरिश की है, गुर्बत की ज़िंदगी से ये आगे निकली हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आपके पास गुर्बत है तो वही आपके अंदर चिंगारी भी पैदा करती है कि आपको ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है। बिल्कुल, क्योंकि आपको लगता है कि आप कहीं परेशान हैं, और इस परेशानी से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि आप ईमानदारी से मेहनत करें और अच्छी एजुकेशन को हासिल करें और एक ऊंचाई पे आप पहुंचें। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड का मजबूत होना यही ज़रूरी नहीं है। आपके अंदर पैशन, आपकी अपनी जिम्मेदारी की परख और आपकी सोच, ये ज़्यादा आपको आगे निकालती है। तो पहला तो ये जी, कि ऐसे बैकग्राउंड से, और दूसरा आपने देखा होगा जनरली अपने समाज में एक चीज़ आपने पाया होगा कि शादी होने के बाद बच्चियां पढ़ाई से अलग हो जाती हैं। बिल्कुल घर की जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन लोग यही अनम कहते ज़फ़र हैं। आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि शादी होने के बावजूद भी आपने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया, और कंटिन्यू ही नहीं किया, इतनी बेहतरीन तरीके से आपने अपनी पढ़ाई को बढ़ाया आगे कि नेट क्वालिफाई करके JRF, और JRF में भी एजुकेशन आपका सब्जेक्ट था, और आपने ऑल इंडिया रैंक 1 लिया है। तो आप एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन उन तमाम बच्चियों के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रही हैं और आपके बारे में सुन रही हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आपके साथ भी हम लोग इस चैनल पे आपको बुलाएंगे, और आप बच्चों से रूबरू होंगी और तमाम चीज़ें आप बच्चों को बताएंगी। तो बहुत सारी मुबारकबाद मैं आपको, ख़ास तौर से आपकी हिम्मत को, और सबसे ज़्यादा मैं आपकी वालिदा को यहाँ से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि कितना ज़बरदस्त एक अज़्म रहा होगा। आप सोचें बिल्कुल, कि इतनी परेशानियों के बावजूद उस लेडी ने, आप देखें कि कितनी हिम्मत की होगी कि मुझे अपनी बच्ची को पढ़ाना है, और पढ़ाने के लिए तमाम मुशक्क़तें और जितनी परेशानियां होंगी उन परेशानियों को उन्होंने झेला होगा और उनसे आपको आगे निकाला होगा। तो आप जैसी औरतों के लिए यहाँ से मैं सलाम पेश करता हूँ आपके जज्बे को, और बल्कि आप भी यहाँ से एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन उन तमाम लेडीज़ के लिए जो अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचती हैं। आपने जैसे मेहनत किया, अगर सारी माएँ इस तरह से अगर अपने बच्चों के साथ लग जाएं तो रातों रात जो है समाज की हालत बदल सकती है। तो बहुत सारी मुबारकबाद आपको,
आपकी वालिदा को और आपके रिश्तेदारों को कि आपने जो काम किया है इससे आपने कम्युनिटी और ख़ास तौर से मुल्क में तमाम बच्चियों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की राह आपने हमवार की है और अपने आप को एक रोल मॉडल बना के पेश किया है। बहुत सारी मुबारकबाद फिर से मैं पेश करता हूँ बिल्कुल। आपको। और इनफैक्ट सर हम ये भी कह सकते हैं कि जितने मुबारकबाद के हकदार अनम ज़फ़र साहिबा है, उनके साथ उनकी वालिदा भी ही उतनी हकदार है। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर देखा है कि शादियों के बाद पेरेंट्स जो है, बेटा अब तुम अपने घर चले जाओ, अब पढ़ाई करके क्या मतलब है। और इनफैक्ट हो सकता है उनके हस्बैंड का भी इसमें रोल रहा हो कि इतनी आगे पढ़ाई करने के लिए उन्हें मोटिवेट किया हो। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इन हर लाइफ वी कुड से। यस, अब यहाँ जैसे आपने उनके शौहर के बारे में कहा, मैं ये भी कहना चाहूँगा ख़ासतौर से कि उनकी भी मतलब यहाँ पे उनकी भी हौसला अफजाई होनी चाहिए और उनके लिए भी हम लोग यहाँ से आपको भी मुबारकबाद पेश करते हैं और आपकी सोच को सलाम करते हैं कि देखें आपने तमाम चीज़ों के बावजूद भी अपनी वाइफ को एजुकेशन की तरफ आपने राग़िब किया, बढ़ाया, बल्कि शाना बशाना आप खड़े भी हुए होंगे। और देखें कहाँ मुजफ्फरपुर और कहाँ जगह चेंज करके हैदराबाद, एक नया शहर, और वहाँ पे सारी सहूलतों को प्रोवाइड करना, तो आपने डेफिनेटली अपनी वाइफ के साथ शाना बशाना चलने की कोशिश की होगी, तभी इतना बड़ा रिजल्ट निकल के सामने आया है जी। इसी तरह से जब तक सारे वर्टिकल प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होंगे, स्ट्रक्चर प्रॉपर खड़ा नहीं होगा, तो जिन जिन लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं, अगर वो जिम्मेदारियां ठीक से निभने लगें तो मैं समझता हूं कि हर तरफ कामयाबी ही कामयाबी दिखेगी, इसके अलावा नाकामी आने का कोई मतलब ही नहीं बनता जी। यानी हम ये कह सकते हैं सर कि जो हमारी केज मेंटालिटी थी जी कि शादी के बाद जो है ख़वातीन पढ़ लिख के क्या कर लेंगी, उन्हें घर के बर्तन मांजना है, तो नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इनके हस्बैंड ने इस चीज़ को, यानी हम ये कह सकते हैं इस टाबू को ब्रेक किया कि नहीं, शादी के बाद भी ख़वातीन पढ़ लिख सकती है और इतना बुलंद मकाम हासिल कर सकती है। एम आई राइट? एकदम। और देखें विमेन एम्पावरमेंट जो है, इसी को बोलते हैं विमेन एम्पावरमेंट। मैं हमेशा बोलता हूं कि लड़कियां अगर मजबूत होंगी तो समाज मजबूत होगा। बिल्कुल। क्योंकि छोटी क्लास में आप याद करें, किसी भी घर में जो बच्चा होता है, उस बच्चे की जब बेसिक एजुकेशन शुरू होती है, तो आप देखेंगे कि डेली होमवर्क में मदर का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल सही। स्कूल के एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है, बच्चे को बैग कैसे पैक करना है, एग्जामिनेशन की डेट क्या है, होम असाइनमेंट क्या है, उसको पूरा कराना है, सब्जेक्ट देखना है, टॉपिक ऑफ एग्जामिनेशन देखना है, तो ये सारी चीज़ें माएँ करती हैं इनिशियल स्टेज पे हैं। तो अगर माएँ पढ़ी लिखी होंगी तो डेफिनेटली आने वाली जनरेशन भी काफ़ी आसानी से बड़े टारगेट को अचीव कर लेगी। तो इस चैनल के इस प्लेटफॉर्म से हम तमाम लोगों से यहाँ गुजारिश करना चाहते हैं कि अपनी बच्चियों की लियाकत को आप देखें और देखने के एतबार से आप उनके साथ खड़े हों और उनको पढ़ाएं। आज के ज़माने के साथ उनको लेके बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ज़माने में एजुकेशन बहुत आगे निकल रही है। अगर आपने इसका ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है दुनिया कहीं और खड़ी होगी और आप कहीं और। बिल्कुल, यानी ये कह सकते हैं कि अगर एक खातून पढ़ ले तो पूरी नस्ल संवर जाए। जी बिल्कुल जी। और यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि जिस टॉपिक पे आज हमारा एपिसोड है मुश्तमिल है, तो वो है JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो बेसिकली ये होता क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस इन द एकेडमिक फील्ड इसमें होती क्या है? जब आप एजुकेशन लेना शुरू करते हैं तो छोटी क्लास में आपको पता चलता है कि मैं 7th क्लास में पहुंच गया तो अब क्या, तो 8th आएगी, 10th में पहुंच गया तो अब क्या, 11th 12th आएगी, 12th पहुंच गया तो अब क्या, तो प्रोफेशनल कोर्सेज इंजीनियरिंग मेडिकल के आ जाएंगे, या BA BSc BCom आ जाएगा, उसके बाद क्या, तो MTech आ जाएगा BTech के बाद, या आपके और मास्टर्स आ जाएंगे, सारे MSc के प्रोग्राम, MA या MCom के प्रोग्राम आ जाएंगे, देन उसके बाद क्या जी। तो यहाँ से एक नेट एग्जामिनेशन होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है। और ये एग्जामिनेशन CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 2 पेपर होते हैं, इन दोनों पेपर को आपको क्वालिफाई करने के बाद एक क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। इस क्वालिफाइंग मार्क्स से आप नेट क्वालिफाई करते हैं और नेट क्वालिफाई करने के बाद जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होते हैं उसमें टॉप जो 6% जो बच्चे होते हैं उनको JRF अलॉट होता है, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक फंड एलोकेट करती है, उस फंड के सहारे आप अपने रिसर्च के प्रोग्राम को आगे बढ़ा लेते हैं। जी जी। सो यानी इसका मतलब ये कि अगर आपको एक जेन्युइनली बचपन से रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट है, सो इट इज़ द बेस्ट वे टू परस्यू दिस करियर। जैसे मान लिया अब मुझे किसी कॉलेज में LS यानी लेक्चरशिप लेनी है जी। अब उसका रास्ता क्या होगा? तो सबसे पहले अगर मैं अपना सब्जेक्ट लूँ, जैसे मैथ्स में अगर मुझे कॉलेज में एक लेक्चरर बनना है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो रास्ता ये होगा कि पहले मैंने 10th किया, फिर 12th में मैथ्स रखा,
उसके बाद बीएससी मैंने मैथ्स की, देन एमएससी मैथ्स किया, उसके बाद नेट का एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई किया। नेट का एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद दो रास्ते हैं, या तो कॉलेज में जब आपकी वैकेंसी आए तो नेट के क्वालिफाइंग मार्क्स के थ्रू आप कॉलेज में वैकेंसी के फॉर्म फिल करें, कॉलेज अपना इंटरनल एग्ज़ाम लेगा और उस एग्ज़ामिनेशन को अगर आप क्वालिफाइंग करेंगे तो उसके बाद वो आपको लेक्चरशिप कुछ कंडीशंस के साथ आपको प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा रास्ता ये होता है कि एमएससी के बाद हमने नेट क्वालिफाई किया, नेट के टॉप 6% स्कोर में मैं आ गया, वहाँ से मुझे जूनियर रिसर्च फेलोशिप अलॉट हो गई। मैंने अपने आप को पीएचडी के लिए इनरोल कराया। पीएचडी 3 से 5 साल का प्रोग्राम होता है, 2 साल आपको जेआरएफ मिलता है। जेआरएफ में तकरीबन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 37,000 आपको हर महीने स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है। साल में डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे कि आप ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के साथ हैं या साइंस के। एक कंटिजेंसी का फंड जो होता है जो साल का आपको मिलता है, तकरीबन ह्यूमैनिटीज़ में 10,000 का फंड होता है साल का, साइंस वालों के लिए तकरीबन 20,000 का होता है। 2 साल तक जेआरएफ की फेलोशिप आपको मिलती है, आप किसी रिसर्च पे आप काम करते हैं। जब 2 साल पूरे होते हैं तो उस रिसर्च की रिपोर्ट को आप सबमिट करते हैं जो आपका गाइड होता है। अगर उस रिसर्च की रिपोर्ट से वो सेटिस्फाई होता है तो आगे फिर एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए वो आपको रिकमेंड करता है और वो रिकमेंडेशन से आपको फिर 42,000 के स्टाइपेंड कमिंग 3 इयर्स के लिए आपको मिलनी शुरू हो जाती है। इसी दौरान आप पीएचडी भी कर रहे होते हैं। पीएचडी के लिए मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 5 साल होता है। अगर आप कोशिश करें तो 5 साल के अंदर आप पीएचडी भी स्टाइपेंड के साथ आप पूरी कर सकते हैं। अब यस मींस यू अर्न व्हाइल यू लर्न। या अब आपने पीएचडी कर लिया, अब किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आप लेक्चरशिप के लिए एलएस के लिए अगर कोई वैकेंसी आती है तो आपने उस वैकेंसी को फिल किया। फिल करने के बाद यूनिवर्सिटी अपना इंटरनल टेस्ट लेती है और जो बच्चे पीएचडी कर चुके होते हैं उनको एडिशनल वहाँ पे प्रेफरेंस मिलता है। देखिए लेक्चरशिप में आप नेट के बाद भी जा सकते हैं और पीएचडी के बाद भी जा सकते हैं, लेकिन जो बच्चे पीएचडी के बाद जाते हैं जब वो फॉर्म अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में तो उनको एडिशनल वहाँ प्रेफरेंस मिलती है। सपोज अगर 100 मार्क्स का टेस्ट ले रहा है वो यूनिवर्सिटी तो 30 नंबर आपको पीएचडी होने की बेस पे मिलता है। तो आप सोचें कि अगर नेट के बाद अगर आप एलएस के लिए जाते हैं तो वो बच्चे जो पीएचडी के बाद जा रहे हैं वो 30 मार्क्स आपसे आगे होते हैं। तो यूनिवर्सिटी को भी आसानी होती है ऐसे बच्चों को अपने यहाँ एकोमोडेट करने के लिए। तो या तो आप पीएचडी करके एलएस के लिए आप अप्लाई कर लें या नेट के बाद भी आप एलएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी, सो हम ये कह सकते हैं कि नेट एग्ज़ाम में अपीयर करने के लिए उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? मिनिमम आपको मास्टर्स होना है और अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, जो ग्रेजुएट कोर्स जो यूजी प्रोग्राम 4 या 5.5 साल जैसे एमबीबीएस 5.5 साल का है, इंजीनियरिंग आपकी 4 साल की है, इसमें आपको एमटेक या वहाँ पे मास्टर्स नहीं करना है, आप डायरेक्टली नेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर आप एमएससी यानी अगर आप साइंस से या ह्यूमैनिटीज से या कॉमर्स से तो आपको बीए बीएससी बीकॉम के बाद पहले एमएससी करनी है और एमएससी के बाद नेट का एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना है और नेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आप एलएस के लिए भी जा सकते हैं या अगर आपको जेआरएफ अलॉट हो जाती है तो रिसर्च करके आप 5 साल की पीएचडी करने के बाद भी आप एलएस के लिए जा सकते हैं। जी, तो मैं पूछना चाहूँगा कि जब हम ये कह सकते हैं मास्टर्स का एग्ज़ाम देने के बाद या मास्टर्स के फाइनल ईयर में भी वो दे सकता है? एकदम दे सकते हैं। जैसे अगर आप 12th एग्ज़ाम दिया आपने और नीट का और जेईई मेंस का या सीपीटी का या क्लैट का एग्जामिनेशन रिजल्ट के पहले आ जाता है तब आप उस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। तो अपीयरिंग कैंडिडेट भी आप यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह के एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं। उसी तरह से आप एमएससी के फाइनल ईयर में हो तब भी आप इस एग्जामिनेशन को अपीयर कर सकते हैं। तो एमएससी फाइनल ईयर के बच्चे भी इस एग्जामिनेशन में या एमए या एमकॉम फाइनल ईयर के बच्चे भी इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। उसी तरह से बीटेक फाइनल ईयर के बच्चे या एमबीबीएस फाइनल ईयर के बच्चे भी इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। जी, तो अपीयर होने के लिए कुछ खास एज लिमिट मौजूद है इसकी? देखिए अगर आपको जेआरएफ लेकर के और उस तरफ निकलना है तो आपकी मिनिमम एज जो है 30 ईयर्स होनी चाहिए और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट है। तो मैक्सिमम 35 साल गर्ल्स एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए और अनरिजर्व के लिए मैक्सिमम 30 और मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 साल है। लेकिन अगर मुझे कहीं जॉब के लिए अटैम्प्ट नहीं करना है तो नेट एग्जामिनेशन देने में फिर हमारे लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। हम किसी भी एज में इस एग्जामिनेशन को बैठ के चाहें तो आगे अपने आप को आगे निकाल सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि जब भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं
तो वहाँ पर एक मिनिमम एज क्राइटेरिया होता है। तो पढ़ाई को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, पर जॉब के लिए जो एज की क्राइटेरिया है उसे आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। जी, तो जब हम ये कह सकते हैं कि मास्टर्स में वो फाइनल ईयर में एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसका कुछ मिनिमम या परसेंटेज है उसकी सिलेक्शन के लिए? हाँ, डेफिनेटली है। यहाँ पे देखें, बहुत अच्छा सवाल अता साहब आप तमाम बच्चों के लिए पूछ रहे हैं। एग्रीगेट यहाँ पर 50% है, और कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए और गर्ल्स के लिए, और जनरल के लिए 55% है। और यहाँ पे एक ध्यान देने की और बात है अता साहब, वो ये कि जिस कॉलेज से या जिस यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स किया है वो यूनिवर्सिटी यूजीसी से एफिलिएटेड भी होना चाहिए। जी, ऐसा ना हो कि वो यूनिवर्सिटी या वो कॉलेज यूजीसी से ब्लैक लिस्टेड हो और आपने वहाँ से मास्टर्स कर लिया, तो ध्यान रखेंगे ऐसे बच्चे नेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बावजूद भी आगे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे चीज़ों को परसीव करने के लिए। मीन्स टाइम उसका ऑटोमेटिकली वेस्ट हो जाएगा वहाँ पे। बिल्कुल। तो जब भी आप जहाँ से भी कोर्स करें, याद करें जब बात आई थी, आपने क्वेश्चन पूछा था कि एमबीबीएस फॉरेन कंट्री के कॉलेज से करना, जी, तो हम लोगों ने इशारा किया था और पेरेंट्स से कहा भी था कि यही आपकी ड्यूटी, यही आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चा जहां आपका जाना चाहता है एक बार आप उसका रिसर्च ज़रूर करें, उस कॉलेज के एफिलिएशन के बारे में, उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उसके बारे में ज़रूर पता कर लें। तो जब भी किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लें, किसी कॉलेज में दाखिला लें, तो उसके बारे में ज़रूर पता करें। और इसीलिए तो कहा जाता है कि तब चॉइस आपकी क्या होगी, गवर्नमेंट कॉलेज या प्रीमियर इंस्टीट्यूशन। और प्रीमियर इंस्टीट्यूशन आपकी अकेले चॉइस नहीं होगी, आप जैसे बहुत सारे बच्चों की चॉइस होगी। और जब बहुत सारे बच्चों की चॉइस होगी तो वहाँ जाने का एक ही रास्ता होगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक दिन की पढ़ाई से नहीं होता है, जो पहले प्रोग्राम में मैंने बताया, कंटिन्यूअस आपको सेल्फ स्टडी का शेड्यूल मेंटेन करना है। अगर आप इसको मेंटेन करते हैं तो किसी भी एग्जामिनेशन में आसानी से आप अपीयर भी होंगे और एक बेहतरीन रिजल्ट भी आप लेके आएंगे। जी, और यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा, जब इतने कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें बैठना है तो टाइम मैनेजमेंट किस तरह से एक अहम रोल निभाता है इसमें? हमेशा किसी भी एग्जामिनेशन का जब आप फॉर्म फिल करें या जब उसके लिए आप तैयारी करनी शुरू करें, तो आप हमेशा उसके सिलेबस का खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि पढ़ना क्या ही आपको पता जरूर चलना चाहिए। टाइम आपके पास कंजर्व है। अब पता यूं चला कि उस लिमिटेड टाइम का आप ऐसे टॉपिक में आप इन्वेस्ट करने लगे उस टाइम को, जो टॉपिक आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नहीं आना है, बिल्कुल, तो टाइम आपका हाथ से निकल जाएगा। सो जब भी किसी एग्जामिनेशन की आप तैयारी करें तो प्लानिंग पहले से करें। प्लानिंग का मतलब उस एग्जामिनेशन की डिमांड को आप समझने की कोशिश करें, उसके प्रीवियस 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर को देखें, किस तरह के क्वेश्चन वहां पूछे जा रहे हैं उसके बारे में आप पता करें और उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करें। और प्लानिंग में खास तौर से सेल्फ स्टडी, बार बार कह रहा हूं, उसके तरफ खास ध्यान रखें, लगातार कोशिश करें। इंशाल्लाह इस तरह की प्लानिंग आप करेंगे तो हर एग्जाम में हर अटेम्प्ट आपका कामयाब अटेम्प्ट होगा। बिल्कुल। तो यानी ये कह सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू क्लियर एनी एंट्रेंस एग्जाम। और उसी के साथ एक चीज़ आती है जिसे हम कह सकते हैं कंसिस्टेंसी। तो किस तरह से स्टूडेंट अपने शेड्यूल में या पढ़ाई में कंसिस्टेंसी पैदा कर सकता है? टाइम मैनेजमेंट की बात देखें कि मजहब के जितने भी रुकन हैं, ठीक है, आखिरत डेफिनेटली एक मकाम रखता है, तकवा एक मकाम रखता है, लेकिन जिंदगी में इसका इम्पैक्ट आप देखें कि हर चीज कितनी पंक्चुअलिटी के साथ बनाई गई है। बिल्कुल। रमज़ान चल रहा है, सेहरी का वक्त अगर 5:10 है तो 5:20 तक आपको नहीं खाना है। बिल्कुल। अगर अफ्तार का वक्त मुंबई में 7:05 है तो अफ्तार आपको 7 बजे नहीं करना है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें मजहब में आपके अंदर प्योरिटी लाने के लिए, पंक्चुअलिटी लाने के लिए, डिसिप्लिन लाने के लिए, ये सब परवरदिगार ने ये सब रास्ते आपके लिए बनाए हैं। तो इनका ज़िंदगी पे इम्पैक्ट भी आपको देखना है, लाना है। तो जो चीज़ जिस वक्त के लिए मुअय्यन की गई है, अगर उस वक्त पे करेंगे तभी सवाब मैक्सिमम, तभी कामयाबी आपको मिलेगी। वी कुड से मैक्सिमम रिवॉर्ड्स उसका मिल सकता है, चाहे वो आखिरत हो या दुनिया हो। दुनिया हो, yes, बिल्कुल। of course। हर चीज़ आपकी ज़िंदगी के लिए बनाई गई है। तो पहले आप यहाँ देखें, आखिरत तो ही है, उसके लिए तो आपकी मंजिल आप तैयार कर ही रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी में भी उसके कितने फ़ायदे हैं इसको आप देखें। जो चीज़ जिस वक्त कही गई है, अगर कहा गया है कि इस वक्त पढ़ना है तो उसी वक्त पढ़ना है, कहा गया है इस वक्त सोना है तो उसी वक्त सोना है। जनरली बच्चों का आपने देखा होगा ट्रेंड, रात भर जग रहे हैं। बिल्कुल। कभी ऐसी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। 12 बजे आप सो जाएं, जहन को सुकून दें, रेस्ट दें।
जैसे देखें, चलते चलते आप जब थक जाते हैं तो आगे आपसे कहा जाए 10 कदम चलने के लिए तो फौरन आप कहते हैं कि नहीं, अब चलने की ताकत हमारे अंदर नहीं है। उसी तरह से जब बहुत रात तक आप जगते हैं तो जहन आपका थक जाता है, फिर सुबह में जब आप उठेंगे तो जहन आपका आमादा नहीं होगा आगे काम करने के लिए। तो कभी भी इस तरह का शेड्यूल आपको नहीं बनाना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बच्चों में, खुसूसन जो यंग बच्चे होते हैं, उनमें ऐसा है कि कभी किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुना तो अचानक से एकदम जज्बा आ गया, तो वो रात एकदम पढ़ाई कर लेते हैं जैसा कि आपने कहा, और फिर नेक्स्ट डे दे वोक अप टायर्ड। सो ऐसा ट्रेंड यूजुअली बच्चों में पाया गया है। सो वी कुड से कि कंसिस्टेंसी यहाँ पे मेंटेन नहीं होती है। सो हम चाहते हैं कि बच्चों को कंसिस्टेंसी हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हो, तो आप क्या एक ओवरऑल एस्पेक्ट से उन्हें स्ट्रैटेजी सजेस्ट करना चाहोगे? देखिए, कुछ बचपने में जब हम लोग कहानियां पढ़ते थे तो उसकी बड़ा उसका मीनिंग है लाइफ में। आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी जी। अब कछुआ जीतता क्यों है? कंसिस्टेंसी की वजह से, बिल्कुल। लगातार। तो जैसे आपने एग्जांपल दिया है कि कहीं सुना आपने, 2 दिन आपने बहुत तेजी से मेहनत की, उसके बाद 2 दिन के बाद 20 दिन आप कैजुअल हो गए, बिल्कुल। तो फिर हालत खरगोश की ही होने वाली है। तो हमेशा कैसे करना है आपको? एक प्लान बनाना है, उस प्लान के साथ साथ आगे बढ़ना है। मैं एक प्रैक्टिकल अपना एग्जांपल दे रहा हूं। जब हम लोग कोर्स अपना शुरू करते हैं, बच्चों को जेईई की तैयारी कराते हैं, तो पहले दिन जब हम ओरिएंटेशन लेते हैं तो बच्चों की जब बॉडी लैंग्वेज देखते हैं तो बिलीव मी कि अगर उस क्लास में 70 बच्चे बैठे हैं तो मुझे 70 के 70 बच्चे इस हालत में दिखाई देते हैं कि अगर आज की नॉलेज के बेस पे टेस्ट लिया जाए तो सारे के सारे बच्चे एंट्रेंस क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन 2 साल के बाद उसी 70 में से 5 दिखाई देंगे कि वो एंट्रेंस को क्रैक कर पाते हैं। वो 5 कौन से बच्चे हैं? जो पहले दिन वो उस ओरिएंटेशन में जिस एनर्जी के साथ बैठते हैं, पूरे 2 साल उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। यही वो 5 बच्चे हैं जो आगे चल के कामयाब होते हैं। बिल्कुल, यानी ये इनकी कंसिस्टेंसी है। तो अगर जब आप 9th से पास होके 10th में आए, जोश और जज्बे के साथ नई किताब लिया, आपने पढ़ना शुरू किया, 1 हफ्ते आपने बड़ी जोर लगा के पढ़ाई किया, भरोसा माने अगर वही स्पीड आपने पूरे साल मेंटेन किया तो आप स्कूल बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के टॉपर भी बन सकते हैं। बिल्कुल। तो जो एनर्जी एक बार आ जाए उसको उसी तरह से उसी डायरेक्शन में आप लगाए रखिए। जी, यानी हम ये कह सकते हैं कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। टैलेंट तो आज की जनरेशन में सबके पास है। जी। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, 2 आप लैपटॉप लें नया, 2 बच्चों को बिठा दें, एक 9th में 90% वाला हो, दूसरा 9th में 60% वाला हो, दोनों को गैजेट दें और एक ऐप डेवलप करके एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को सर्च करने के लिए आप दीजिए और 5 मिनट का टाइम दीजिए। 9th क्लास में 60% और 9th क्लास में 90% लाने वाला दोनों बच्चे उस ऐप के प्रोग्राम को सेम टाइम में लाके सबमिट करेंगे। बिल्कुल। इंटेलिजेंस है। 90% वाला अपने इंटेलिजेंस को पढ़ाई में यूज कर रहा है, 60% वाला अपना इंटेलिजेंस कम पढ़ाई में और रिमेनिंग जगहों पे ज्यादा यूज कर रहा है। ध्यान रखेंगे, एनर्जी कंजर्व है। अगर इसको प्रॉपर डायरेक्शन में लगाएंगे तभी आपका रिजल्ट प्रॉपर होगा। जी जी जी। और यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे कि जेआरएफ करने के बाद वो अफराद जो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं तो उनके लिए इसके बाद क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल है? जेआरएफ के बाद आप रिसर्च, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि आपने 2 साल की आपको स्टाइपेंड मिल गई 37,000, एक अच्छा आजकल फंड होता है। उसके बाद आपको एचआरए भी मिलता है, अगर हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं मिलती तो एचआरए आपको मिलता है। तो एक अच्छा अमाउंट मिल जाता है जिससे कि अगर आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी को बड़े आराम से आगे बढ़ा सकते हैं। 2 साल में आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया, उस प्रोजेक्ट को आपने सबमिट किया, जो गाइड होगा आपको फर्दर रिकमेंड करेगा, आपके रिकमेंडेशंस को आगे बढ़ाएगा। फिर 3 साल आपको एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिलेगी, उसमें हर साल आपको 42,000 मिलेगा। तो 2 और 3 5 साल तक आपको फंड मिलते रहेंगे, स्टाइपेंड मिलती रहेगी और इसी 5 साल में अगर आप चाहें तो बड़े आराम से पीएचडी अपनी पूरी कर सकते हैं। पीएचडी पूरी करने के बाद आप जब कॉलेज में एलएस के लिए, लेक्चरशिप के लिए वैकेंसी आएगी, आप वहाँ अप्लाई करें। वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी इंटरनल टेस्ट लेगी, पीएचडी जो आपने किया होगा उस पर भी आपको वहाँ पे एज मिलेगा और वहाँ के इंटरनल टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आप कॉलेज ज्वाइन करें और एक बेहतरीन लेक्चरर बने और प्रमोशन के बाद एक प्रोफेसर बने और पूरी नेशन को, कम्युनिटी को पढ़ाएं और पढ़ाने का काम करके समाज को सुधारने की डायरेक्शन में आगे बढ़ाएं। जी, एंड टीचिंग इज अ रिस्पेक्टेबल जॉब। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। आप दूसरों के लिए कुछ कर पाते हैं, इससे अच्छी बात क्या होती है। कहा गया हर मजहब में, किसी भी मजहब में चले जाएं,
कहा गया खिदमत खल्क सबसे बड़ी इबादत है। जी बिल्कुल। जो आप दूसरों की खिदमत करते हैं, एक नीडी पर्सन तक आप पहुँचते हैं, आप अपने लिए तमाम इबादतें करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जो आप करते हैं परवरदिगार उसका बहुत ही उसको अहमियत देता है, उसके अलग ही एक माने हैं। तो खिदमत खल्क का जज्बा जब आप किसी को पढ़ाएंगे तो आप पूरी उसकी जनरेशन, उसके पूरे ख़ानदान में इल्म की रोशनी आप फैला रहे होते हैं, और उसका फ्यूचर जब आप ब्राइट बनाते हैं तो वो आगे चल के अपनी फैमिली को भी सर्व करता है और साथ साथ इस नेशन को भी सर्व कर रहा होता है। जी बिल्कुल। सो व्यूवर्स के क्वेश्चन ले लेते हैं। जी जी बिल्कुल। यानी आपने इवन अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं थोड़ा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यूएशन की जैसे बात कर रही है, तो अब मैंने पीएचडी कर लिया, अब पीएचडी के बाद भी मुझे लगता है कि मुझे आगे करना है, तो उसके बाद पोस्ट डॉक्ट होता है जी वो भी हम कर सकते हैं। अपनी रिसर्च हमने रिपोर्ट ICMR या जो भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे मैंने किया, और वहाँ जब वो रिपोर्ट आपकी अच्छी लगती है तो वहाँ से आपको पोस्ट डॉक का ऑप्शन मिलता है, और वो लोग एज अ साइंटिस्ट काउंट होते हैं, और आप पोस्ट डॉक पे काम करके जो आपकी रिसर्च के पेपर हैं उसको आप पब्लिश करा करके आप ह्यूमैनिटी की बहुत बड़ी खिदमत आप कर सकते हैं। तो JRF के बाद आप PhD करने के बाद पोस्ट डॉक करके भी आप अपनी तालीम को आगे बढ़ा सकते हैं। द थिंग दैट आई हैव ऑलरेडी सेड इन द बिगिनिंग कि लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जी। ये कभी खत्म नहीं होता। जी। बिल्कुल। एंड ये जो है इसकी जिंदा दलील है। Yeah. बिल्कुल। और यहाँ पे हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस है, व्हाट इज द स्टाइपेंड प्रोवाइडेड अंडर JRF एंड हाउ डज इट सपोर्ट रिसर्चर्स? ये आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। 37,000 मैंने जी, बताया आप JRF के लिए, और 43,000 तकरीबन SRF के लिए है, और कंटिजेंसी के फंड जो हैं 10,000 से 12,500 भी हैं, और 20,000 भी साइंस के जो स्ट्रीम्स होते हैं उनके लिए होती है, और ये डिपेंड करता है कि जो आपका गाइड है वो आपको JRF की रिपोर्ट देख के SRF के लिए आपको रिकमेंड करता है या नहीं करता है। जी। और ये सवाल काफ़ी अहम है कि हाउ कैन कैंडिडेट्स फ्रॉम रूरल एरियाज एक्सेस क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स? देखिए आजकल तो हम लोग बार बार एक बात कहते हैं कि मोबाइल ख़राब चीज़ नहीं है, मोबाइल का गलत इस्तेमाल ख़राब है। बिल्कुल। इंटरनेट कोई ख़राब चीज़ नहीं है, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल ख़राब है। आजकल नेट पे दुनिया की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और गांव-गांव तक नेट की अवेलेबिलिटी है। ऑनलाइन बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं, आप उन पे जाएं, और जाने के पहले फिर से मैं कहूँगा कि नेट से ही प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करते ही आपको पेपर का और सिलेबस का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा, उसके एतबार से आप अपने आप को आगे बढ़ाएं। जी। और अब तो AI भी आ चुका है। बिल्कुल। सारी चीज़ें आपके मिल जाए, लेकिन फिर मैं कहूँगा ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस को पता करके एक बार अच्छी तरह से सिलेबस का आइडिया आप लगा लें। टाइम क्योंकि कम है, अच्छे से मैनेज करके लिमिटेड स्टडी मटेरियल पर रहें, तैयारी करें। इंशाल्लाह अगर पूरी तरह से अपने आप को वेल टारगेटेड करके अगर आप तैयारी करेंगे, टारगेटेड हो के आप तैयारी करेंगे, तो ये एग्जामिनेशन मुश्किल नहीं है। क्योंकि अनम जफ़र जैसी बच्ची को आप देख लीजिए, कहाँ छोटे सा कस्बा, कहाँ ऐसी फैमिली की हालत, कहाँ हैदराबाद आना, कहाँ शादी, और शादी के बाद इन चीज़ों को आगे बढ़ाना। हेड्स ऑफ टू अनम जफ़र आपको और आपकी मदर को और आपके शौहर को कि इतना कंट्रीब्यूट आपके इन लोगों ने भी आपकी ज़िंदगी में किया है, और अब आपकी बारी है कि अब आप आगे बढ़ें और समाज के बच्चों को, कम्युनिटी के बच्चों को, मुल्क के बच्चों को, आसपास के बच्चों को आप मोटिवेट करें, ताकि जैसे आपने इतनी मुश्किल चीज़ को, क्योंकि मुश्किल नहीं थी, आपने इसको आसान करके दिखाया, तो आप एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बन सकती हैं इन बच्चों के लिए कि आप इन तक बताएं कि ये कैसी चीज़ें आसानी से हो सकती हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का, ताकि जो है हमारे व्यूअर्स इस मौजू पर आपने रोशनी डाली। थैंक्स अगेन, और उम्मीद करते हैं आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि हर तरह की इन्फॉर्मेशन हम बच्चों को और पेरेंट को पहुँचाएँ, और पेरेंट को अपडेटेड रखें, और बताएं कि दूसरे बच्चे कैसे इन चीज़ों को कर रहे हैं। क्योंकि चैनल विल की ये पूरी एक मोटो ही ये है कि जी बिल्कुल, या सर्विस टू ह्यूमैनिटी, जी खिदमत खल्क हम करें और लोगों तक सारी बातों को पहुँचाएँ। तो इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग आपके रूबरू लाएँगे। जो भी नई नई तब्दीलियाँ आ रही हैं, नए एग्ज़ाम्स जो आ रहे हैं, दूसरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उनके फॉर्म्स जो आ रहे हैं, और एजुकेशन में जो भी तब्दीलियाँ आ रही हैं, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अपडेट भी करते रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्लीज़। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और बात याद रखें कि कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन रहे, कि आप ऐसा ना हो कि आपने एक दिन बस जोश में आकर पढ़ाई स्टार्ट कर दी लेकिन कंसिस्टेंसी को बरकरार नहीं रखा। तो याद रहे कि अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो बी कंसिस्टेंट विद दैट।
इसी उम्मीद के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा, मगर देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया।